नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं मुकेश कुमार जहांगीर, वरिष्ठ अध्यापक, आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 की कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसका सॉल्यूशन देख रहे थे। और पहली जो माइनर टेस्ट है उसकी 5 क्लासें हो चुकी हैं, हर क्लास में 20 क्वेश्चन हुए थे। और दूसरा जो माइनर टेस्ट है उसके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो है चौथी क्लास है, ये 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो जाकर देखें। आज के जो 61 से 80 तक क्वेश्चन है वो जो है साइकोलॉजी पर आधारित है, वो व्यक्तित्व और अधिगम पर आधारित। तो पहला क्वेश्चन है कि ओलपोर्ट के व्यक्तित्व का शील गुणों का सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति का प्रबल वह गुण जो छिपाए नहीं छिप सकता। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी ध्यान रखना कि वह गुण जो छिपाए नहीं छिप सकता। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का गुण। ठीक है, इस गुण को किस व्यक्तिगत प्रवृत्ति में रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा प्रधान प्रवृत्ति। ठीक है, जो ओलपोर्ट है उसने 3 प्रवृत्तियां दी थी कि एक तो थी प्रधान प्रवृत्ति, एक थी केंद्रीय प्रवृत्ति और एक थी गौण प्रवृत्ति। ठीक है, कि प्रधान प्रवृत्ति में ऐसे गुण जिनको छिपाए नहीं जा छिप सकता और जो है व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े हों, व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े हों, व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े हो। जैसे जो है, जैसे गांधी जी का नाम आता है आपके मन में जो है अहिंसा का गुण आता है। जैसे विराट कोहली द रन मशीन। ठीक है, तो वो क्या हो गया, विराट कोहली के नाम के साथ एक गुण जुड़ा है, तो वो क्या होता है, व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा होता है। और व्यक्ति को क्या है, उस व्यक्ति की उससे पहचान होती है, तो वो क्या हो गया, इसका प्रधान गुण। जैसे गांधी जी का जो है अहिंसा का गुण, वो व्यक्ति जो है गांधी जी से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गए प्रधान प्रवृत्ति के। फिर आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के गुण। केंद्रीय प्रवृत्ति के गुण जो वो होते हैं जो अपन मान लो कि एक अपना बायोडाटा वगैरह में लिखते हैं कि मेहनती है। ठीक है, मेहनती है। ठीक है, और दूसरा लिख देते हैं पढ़ने में अच्छा है, ये जो है ये इस चीज में रुचि रखता है। तो ये सारे जो होते हैं जैसे मेहनती वगैरह, ये आते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति में। ठीक है, गौण प्रवृत्ति में आते हैं जिनका मतलब व्यक्तित्व पर इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे आम पसंद है, मुझे आम पसंद है, ये गुण जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिसाइड नहीं करता। ठीक है, आम पसंद होने से कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित नहीं होता। तो ये मुझे आम पसंद है, ऐसी अगर कोई भाषा आती है, मुझे शास्त्रीय संगीत पसंद है, तो ये सब गौण प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, इनका व्यक्तित्व पर इतना असर नहीं पड़ता। केंद्रीय प्रवृत्ति वालों का थोड़ा बहुत पड़ता है क्योंकि ये मेहनती हैं, परिश्रमी हैं। ठीक है, तो ये सारे जो गुण हैं वो क्या करते हैं, वो केंद्रीय प्रवृत्ति के गुण होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा होता है, जैसे गांधी जी का अहिंसा का, अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं और उससे कोई अपने मन में नाम आता है कि हाँ गांधी जी नाम आते हैं, अहिंसा आती है, तो ये गुण क्या हो गया, उनका प्रधान प्रवृत्ति का गुण हो गया। ठीक है, तो ये तीनों में ध्यान रखना। केंद्रीय प्रवृत्ति के इतने फर्क नहीं डालते, लेकिन व्यक्तित्व का जो है निर्धारण करते हैं। जैसे हम मेहनती है, परिश्रमी वगैरह जो भी है। ठीक है, फिर प्रधान प्रवृत्ति में व्यक्ति के नाम के साथ ही जुड़ा होता है, और गौण प्रवृत्ति में जो है व्यक्तित्व पर असर ना के बराबर डालते हैं। जैसे मुझे आम पसंद है, मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे जो है शास्त्रीय संगीत पसंद है, तो ये चीजें जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित नहीं करती। तो ये होते हैं गौण प्रवृत्ति के गुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्प्रेंजर के व्यक्तित्व का वर्गीकरण पक्ष नहीं है। स्प्रेंजर के व्यक्तित्व का वर्गीकरण पक्ष कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है एस्थेटिक, डाइप्लास्टिक, सोशल, इकोनॉमिक। तो कौन सा जो है स्प्रेंजर का जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है उसमें शामिल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए है डाइप्लास्टिक। ठीक है, डाइप्लास्टिक है ये जो है स्प्रेंजर का जो मतलब व्यक्तित्व जो वर्गीकरण था, व्यक्तित्व का वर्गीकरण बौद्ध ने दिया था, हिपोक्रेटस ने दिया था फ्लूइड और जो ह्यूमरस के आधार पर, और स्प्रेंजर ने किस पर आधार पर दिया था, ये आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि स्प्रेंजर ने किस आधार पर दिया था। ठीक है, तो इसमें जो है स्प्रेंजर के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का पक्ष नहीं पूछा है, तो कौन नहीं है, डाइप्लास्टिक जो है नहीं है। एस्थेटिक, सोशल और इकोनॉमिक्स, ये जो है तीनों इसमें शामिल है। ठीक है, तो स्प्रेंजर के अनुसार पूछा है, थोड़ा सा ध्यान रखें। स्प्रेंजर देखो 3 तो ये आपको दिए, डाइप्लास्टिक इनमें शामिल नहीं है। 3 तो ये दिए हुए हैं, कौन सा, एस्थेटिक, सोशल, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा एक होता है जो सामाजिक। ठीक है, सामाजिक जिसको सोशल कहते हैं। ठीक है, एस्थेटिक का मतलब हो गया कलात्मक, क्या हो गया, कलात्मक। ठीक है, कलात्मक, सामाजिक ये इंग्लिश नाम है इसके। ठीक है, सोशल क्या हो गया, सामाजिक, ये एस्थेटिक क्या हो गया, जो है कलात्मक। इकोनॉमिक क्या हो गया, आर्थिक। ठीक है, इसके साथ एक थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक, एक क्या था, सैद्धांतिक, क्या था, सैद्धांतिक। एक था धार्मिक, क्या था, धार्मिक। और एक था पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। तो ये 3 चीजें ध्यान रखना, ये 3 जो है अलग जो है 3 तो ये हो गए, एस्थेटिक यानी कलात्मक, सोशल यानी सामाजिक,
इकोनॉमिक यानी आर्थिक, ये तीन तो हो गए। तीन इनके अलावा थे राजनीतिक, सैद्धांतिक और धार्मिक। ये किसके थे? स्प्रेंजर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण। तो नहीं कौन सा था? तो डाईप्लास्टिक नहीं था, डाईप्लास्टिक नहीं था। बाकी जो है एस्थेटिक को कलात्मक कहते हैं वो भी था। इंग्लिश नाम याद थोड़े से होने जरूरी है। सोशल यानी सामाजिक भी था, इकोनॉमिक यानी आर्थिक भी था, फिर था पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल और रिलीजिक यानी जो है धार्मिक। ठीक है, तो ये जो है पक्ष नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं था? डाईप्लास्टिक नहीं था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वर्गीकरण में त्रिदोष वर्गीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहां पर नाम लिखा है त्रिदोष, और त्रिदोष वर्गीकरण नाम की कोई भी चीज भारतीय जो वर्गीकरण है उसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। वो है त्रिगुण। क्या है? त्रिगुण। और जो है कलाम ने भी इसका उत्तर जो है 4 ही माना है, क्योंकि त्रिगुण वर्गीकरण है ना कि त्रिदोष वर्गीकरण है। तो त्रिदोष वर्गीकरण देखो छोटा सा शब्द है लेकिन कितना इफेक्ट डालता है उत्तर में, कि भारतीय वर्गीकरण में त्रिदोष वर्गीकरण है तो इसमें से कोई नहीं। तो त्रिदोष वर्गीकरण नहीं है, त्रिगुण वर्गीकरण है जिसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीनों आते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आते हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों आते हैं। तो त्रिगुण वर्गीकरण है ये, ना कि त्रिदोष वर्गीकरण। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगर त्रिगुण वर्गीकरण होता तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाता। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कि व्यक्तित्व के अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो कार्ल जुंग ने किया था वो किस आधार पर किया था? तो ये ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर किया था। अंतर्मुखी होते हैं जो सब बातें अपने अंदर रखते हैं, सामाजिक नहीं होते, यानी कि अंदर खुद ही में जो है खोए रहते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। बहिर्मुखी वो होते हैं जो सामाजिक होते हैं, मतलब जिनको समाज में घूमना फिरना बातें करना अच्छा लगता है, जो अपनी हर भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, वो बहिर्मुखी। उभयमुखी में वो होते हैं जिनमें कुछ गुण अंतर्मुखी के होते हैं, कुछ बहिर्मुखी के। और तो ये गुण जो आधार है वो है मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, कौन सा आधार है? इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मनोवैज्ञानिक आधार। तो व्यक्तित्व का कार्ल जुंग का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है? मनोवैज्ञानिक गुणों के। कल मैंने बताया था हिपोक्रेटस का है फ्लूइड के आधार पर। ठीक है, सेल्डन और जो क्रेस्मर है उनका किसके आधार पर था? उनका था व्यक्ति के जो है शरीर की बनावट के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देखो इसमें कथन दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन सा सही है वो बताने। नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में कौन सा कथन सही है? ये जो है नाम इसका नकारात्मक है, लेकिन पुनर्बलन से देखो 2 शब्दों से बना है। नकारात्मक तो एक नेगेटिव शब्द हो गया, पुनर्बलन हो गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शब्दों से बना है। तो इसका देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इससे अनुक्रिया प्रबलित होती है। तो पुनर्बलन से हमेशा अनुक्रिया प्रबलित होगी, तो ये तो सही है। प्रबलित का मतलब कि जो मान लो कि कोई अनुक्रिया होनी है वो बढ़ जाती है, उसके चांस बढ़ जाते हैं, तो बिल्कुल प्रबलित होती है, तो 100% होती है। ये किसी अवांछित अथवा अप्रिय चीज को कम करके या उसे दूर करके जाता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो आपका नकारात्मक पुनर्बलन है वो कैसे दिया जाता है? कि ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है उसको आपको जो है वो दिखाकर या वो सुनाकर या वो उसको आपके पास लाकर जो है पुनर्बलित किया जाता है। ठीक है, मतलब वो चीज आपको पसंद नहीं है, ठीक है, या आपके जो है शरीर के लिए या आपके जो है दिमाग के लिए वो अच्छी नहीं है, वो आपको जो है थोड़ी सी पीड़ा दे रही है, ठीक है, जो कैसे न कैसे, तो वो चीज आपके पास ली जाती है। तो इसमें अप्रिय चीज को कम नहीं किया जाता, ज्यादा पास में लाया जाता है, तो ये गलत हो गया। जैसे कार में पीप की आवाज बंद करने के लिए सीट की पेटी बांधना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, बिल्कुल सही। आजकल आपने गाड़ियों में देखा होगा कि आप जो है गाड़ी में बैठते हो और गाड़ी स्टार्ट करते हो तो पी पी की आवाज आती है, पीप की आवाज आती है, और वो तब तक रहती है जब तक आप जो है सीट बेल्ट नहीं लगा लो। ठीक है, और वो आवाज आपके दिमाग में से चुभती है। तो वही बात देखो मैंने कहा था कि जो है आपको जो है नकारात्मक चीजें आपके पास लाई जाती है ताकि आप जो है अच्छा कार्य कर सको, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव 2 शब्दों से बने। ठीक है, नकारात्मक और पुनर्बलन होता है पॉजिटिव। तो इसमें ध्यान रखना कि जो पीप पीप की आवाज आती है वो आपको जो पीड़ा देती है, तो आप सीट बेल्ट बांध लेते हो, यानी आपका फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस अनुक्रिया से जो है ये अनुक्रिया तो प्रबलित होती है, इसके साथ ही जो है ये भी इसका उदाहरण है। फिर इस अनुक्रिया क्षीण हो जाती है, तो ये तो इसका अपोजिट हो गया, प्रबलित होती है तो क्षीण तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो एक तो गया ए और एक हो गया सी। और ई को देखते हैं कि ये किसी उद्दीपन की वांछनीयता और सुहानापन में वृद्धि का कार्य करता है। तो क्या ये वांछनीय और जो है मतलब सुहानापन में वृद्धि करता है? तो बताओ क्या ये वृद्धि करता है? तो बिल्कुल नहीं करता। तो उत्तर हो जाएगा ए और सी। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए और सी। दोबारा देख लो एक बार, जो है नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है, पुनर्बलन तो पॉजिटिव शब्द है और नकारात्मकता है नेगेटिव शब्द, तो ये अनुक्रिया को प्रबलित करता है। बिल्कुल, कार में जैसे पीप की आवाज आती है वो पी पी करता रहता है जब तक आप सीट बेल्ट नहीं बांधते, तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। तो ए और सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है,
सुहानापन नहीं होता इसमें, सुहानापन में वृद्धि नहीं होती, सुहानापन नहीं होता, एक नेगेटिव होता है, नकारात्मकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिन विद्यार्थियों में टाइपराइटर पर जो है टाइपराइटर पर टंकन करना सीखना, टंकन मतलब होता है टाइपिंग करना, कोई विद्यार्थी है वो टाइपराइटर पर टंकन करना सीखा है उसने, जब वह इस कौशल का अंतरण कंप्यूटर कीबोर्ड पर टंकन करने के लिए करता है तो इस अधिगम का उदाहरण क्या है, तो यह है धनात्मक अंतरण। ठीक है, जैसे आप अगर जो है बाइक जो है साइकिल चला के बाइक चलाना सीखते हो, पहले आप क्या सीखते हो, साइकिल चलाना, और उसी का उपयोग करके आप बाइक चलाना सीखते हो, तो ये भी क्या है, धनात्मक अंतरण है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक ही हिसाब से चलती है, दो टायरों वाली होती है। वैसे जो है अगर आपने जो है टंकन वाला कीबोर्ड पर अगर जो है टाइपिंग कर रखी है तो आपको कंप्यूटर कीबोर्ड पर इतना जो है मतलब जोर नहीं आएगा, इतना जो है परेशान नहीं होगे आप, तो ये धनात्मक अंतरण है। अगर ऐसी चीजें जैसे मतलब आप जो है जिसमें उल्टा हो जाए, जैसे आप मान लो कि आप बाएं हाथ से गेंद फेंकना सीखते हो और फिर दाएं हाथ से फेंकने की कोशिश करते हो, तो वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो इस धनात्मक क्या होता है कि वो चीज कोई एक चीज आगे उपयोगी हो, ठीक है, कोई एक चीज आगे क्या हो, उपयोगी हो, तो वो क्या होता है, धनात्मक। जैसे टाइपराइटर पर टाइप करोगे तो वो आगे तो काम में आएगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि थार्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या है। थार्नडाइक ने का जो है प्रभाव का नियम क्या है, थार्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, जो मुख्य नियम थे, एक प्रभाव का था, एक तत्परता का था और एक अभ्यास का था। तो प्रभाव का नियम पूछा है, तो प्रभाव का नियम क्या कहता है कि ऐसा व्यवहार जिसके बाद अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की अधिक संभावना रहती है और ऐसे व्यवहार की आशंका कम रहती है जिसमें परिणाम स्वरूप प्रतिकूल परिणाम प्राप्त हो। मतलब प्रभाव का नियम यह कहता है कि जो है आपकी जो है अनुकूल जो परिणाम प्राप्त करने की, यानी कि आपके इच्छा के अनुसार जो परिणाम प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है और जो है आपके प्रतिकूल परिणाम प्राप्त करने की जो है संभावना घटती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना। जब तड़ित की चमक पास में दिखाई पड़ती है, तड़ित मतलब बिजली की चमक, ठीक है, जो बिजली चमकती है ना आसमान में, वो तो हम चौंक जाते हैं और स्वयं को भावी गर्जन के लिए सतर्क करने लगते हैं। आशंकित खतरे के लिए प्रति यह अनुक्रिया क्या कहलाती है। जैसे ही मान लो कि बिजली चमकती है तो अपन कान में उंगली दे देते हैं कि हाँ यार अब गर्जन होगी, यानी कि जोर जोर से गरजेगा। तो ये अनुक्रिया किसकी श्रेणी में आती है, तो ये आती है आपके अनुकूलित अनुक्रिया, यानी कि हम उस चीज के अनुकूल हो गए। जैसे पावलाव का था ना, जैसे घंटी बजाते हैं तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। कुत्ते के मुंह में लार आने का मतलब क्या है कि घंटी बजाते ही उसको भोजन देते थे हमेशा, बार बार ये दोहराया गया तो उस कुत्ते को पता चल गया कि घंटी बजने के कुछ देर बाद अपने को भोजन मिलेगा। तो जैसे घंटी बजती तो उसके मुंह में लार आ जाती खाना खाने के लिए, भले ही खाना सामने ना हो। तो वही बात ये है, अनुकूलित अनुक्रिया। ये जैसे बादल जो है अपन बार बार के अभ्यास से इतना सीख गए कि जैसे जो है बिजली चमकती है तो अपने को लगता है अब तेज आवाज आएगी, तो ये अनुक्रिया हम अनुकूलित हो गए उस चीज के। तो जैसे हम कान में हाथ दे लेते हैं तो ये उत्तर किसका होगा, इसका अनुकूलित अनुक्रिया होगा इसका उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रेक्षणात्मक अधिगम की अवस्था नहीं है। प्रेक्षणात्मक अधिगम की अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं है। तो देखो, व्यवहार की पुनः प्रस्तुति के लिए अभिप्रेरित होना बिल्कुल है, प्रेक्षित तत्वों की समर्थित धारण करना बिल्कुल है। फिर है क्वेश्चन ये तीसरा, वातावरण का विश्लेषण। वातावरण का विश्लेषण प्रेक्षणात्मक में नहीं आता। ठीक है, वातावरण का विश्लेषण नहीं आता। इसके बाद में निर्देश के व्यवहार पर ध्यान देना बिल्कुल है। एक बात और, साइकोलॉजी आप जितनी पढ़ोगे उतनी ही समझ में आएगी। ठीक है, जितनी पढ़ोगे उतनी समझ में आएगी, इतना हार्ड नहीं है साइकोलॉजी। हाँ, थोड़ा सिलेबस बड़ा है लेकिन हार्ड नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। फिर है एल्बर्ट बांडुरा ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया। एल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा दिया था, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, एल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट जरूर करना, सामाजिक जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो किसने दिया था। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करना है। ठीक है, एल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा दिया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से। सबसे पहले जो आता है द्वितीयकशील गुण। द्वितीयकशील गुण क्या होते हैं, तो द्वितीयकशील गुण क्या होते हैं, तो वे शील गुण जो व्यवहार पर सापेक्षिक, विशिष्ट और कम प्रभाव डालते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है द्वितीयक, यानी कि जो सेकेंडरी होते हैं, पहले नहीं होते हैं, जो है बाद के होते हैं। बाद के होते हैं तो इतना प्रभाव नहीं डालते, शील गुण कम प्रभाव डालते हैं। ठीक है, विशिष्ट और कम प्रभाव डालते हैं, प्रभाव अच्छा डालते हैं लेकिन कम डालते हैं। तो ये हो गया इसका चौथा।
ठीक है। फिर आधारभूत विशेषक, आधारभूत विशेषक वो होते हैं वह शील गुण जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। आधारभूत यानी कि एकदम बेस लाइन नींव में जो होते हैं, ठीक है, ये पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। फिर एक केंद्रीय विशेषक, केंद्रीय विशेषक इसके सामने ही है, शील गुणों का वह समूह जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था मेहनती है, ठीक है, जो अपन बायोडाटा अगर किसी नौकरी को पाने जाते हैं तो अपन जो अपने बारे में लिखते हैं वो सारे शील गुण केंद्रीय होते हैं। और अभी ऊपर मैंने बताया था एक जो प्रधान शील गुण कौन सा होता है, जो मतलब एक जुड़ा होता है व्यक्ति के नाम से, जैसे गांधी जी के नाम से अहिंसा जुड़ी होती है। फिर है मूल शील गुण, तो बचा हुआ एक ऑप्शन इसमें आ जाएगा, व्यक्तित्व के मुख्य आयाम को जो अनेक दूसरे शील गुणों से रेखांकित करे। तो ये चीजें तभी समझ में ज्यादा आएगी आपके जब आप इनको अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज कर लोगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथन को पहचान कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो परिपक्वता प्लस अधिगम विकास होता है, बिल्कुल नहीं। परिपक्वता प्लस अधिगम गुणा अधिगम बराबर विकास, तो बिल्कुल सही। तो सही की पहचान दूसरे में हो गई। ध्यान रखना परिपक्वता से जो है विकास नहीं होता, लेकिन अधिगम और परिपक्वता का गुणनफल विकास होता है। ध्यान रखना गुणा आएगा, परिपक्वता और अधिगम का जो है गुणनफल क्या होता है, विकास होता है। ये तो डायरेक्ट याद रखना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 कि रोजर्स के सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन, रोजर्स के सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ये आत्म का सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। ये घटना तत्व का उल्लेख करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है ये संज्ञानात्मक अधिगम को महत्वपूर्ण मानता है, बिल्कुल नहीं। रोजर्स संज्ञानात्मक अधिगम को महत्वपूर्ण नहीं मानता। संज्ञानात्मकवाद का जो है रोजर्स समर्थक नहीं है। ये किसका समर्थक है? मानवतावाद का। किसका? मानवतावाद का। ध्यान रखना, कार्ल रोजर्स है वो मानवतावाद का जो है मतलब मानवतावाद को बढ़ावा देता है या मानवतावाद का समर्थक है, ना कि संज्ञानात्मकवाद का, ठीक है। तो संज्ञानात्मक अधिगम को महत्वपूर्ण मानता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन संज्ञानात्मकवाद को जो देता है बढ़ावा, कौन मानवतावाद को देता है, ये भी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मानवतावाद को देता है, आत्म का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ढालना, ठीक है। ढालना क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप देखते रहें। हालांकि आगे जैसे ही जो है मेन वैकेंसी आएगी जो सामान्य शिक्षा की, और या फिर इसी जो संस्कृत शिक्षा में मैं जो है पीछे के आए हुए जो जितने भी क्वेश्चन है खास करके साइकोलॉजी के, उनको जरूर जो करवाने की कोशिश करूंगा। तो शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? ढालना। विलोपन है, विलोपन का मतलब है कोई अनुक्रिया अगर मान लो कि कई समय तक नहीं दी जाए, ठीक है, कई समय तक अगर कोई अनुक्रिया नहीं दी जाए, जैसे मान लो कि आप घंटी बजा के किसी कुत्ते को भोजन दे रहे हो और घंटी बजाना बंद करके डायरेक्ट भोजन दे रहे हो, तो मान लो कि उसकी फिर आदत हो जाती है, फिर घंटी बजाते हो तब भी कुत्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहते हैं विलोपन, यानी कि क्रिया बंद हो जानी। फिर होते हैं अनुकूलित उत्तेजना, तो वो यही है कि अगर आप जो है अनुबंधन हो चुका है तो आप जैसे ही घंटी बजाओगे तो उस कुत्ते के मुंह में लार आने लग जाएगी, ये उत्तेजना उसकी, तो ये होती है अनुकूलित उत्तेजना। फिर होता है स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ क्या होता है? विलोपन हो जाता है मान लो कोई अनुबंधन का, उसके बाद दोबारा विलोपन शुरू होता है, तो उसको कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ, अपने आप वापस जो शुरू हो जाता है। तो डालना है वो इसमें संबंधित, शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 75 कि एक अध्यापक विद्यार्थी को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थी को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है, वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब रीट में या सेकंड ग्रेड में से किसी एक में तो आया हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर के होते हैं, वो जो है अलग ही पता चल जाता है पढ़ते ही। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि एक अध्यापक, ज्यादा चांस है रीट में आया हुआ है कि एक अध्यापक विद्यार्थी को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है, पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थी को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। ये कौन से नियम का उपयोग ले रहा है? तो ये थांडाई का एक नियम है जिसका उपयोग ले रहा हुआ है तत्परता का नियम। जैसे आपने तत्परता का नियम होता है, एक प्रभाव का नियम होता है, और एक जो है आपका परिणाम का, या सॉरी एक क्या होता है अभ्यास का, परिणाम का नहीं अभ्यास का, एक होता है अभ्यास का नियम, ठीक है। उपयोग और अनुपयोग है ये जो है आपके जो है उसके जो अभ्यास का नियम और जो आपका प्रभाव उपयोग का नियम है उसके ही क्या होते हैं, उपयोग और अनुपयोग इसके ही भाग होते हैं। तो तत्परता का जैसे एक बात होती है कि घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, पानी तक ले जाया जा सकता है,
ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता। ये भी तत्परता का नियम है। यानी कि जब तक जो है आप सीखने के लिए तत्पर नहीं रहोगे, तब तक जो है आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो तत्परता का नियम क्या होता है कि एक अध्यापक विद्यार्थी को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है, पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थी को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है, तो ये आता है तत्परता के नियम है। और एक ये उदाहरण आता है, घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी किसमें आता है? तत्परता का नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 सॉरी। वह चरण जहां सूझ अचानक प्रकट होती है, तो सूझ अचानक प्रकट होती है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। तो होती है प्रदीप्ति। क्या होती है? सूझ जहां अचानक प्रकट होती है, वो चीज क्या कहलाती है? वो चरण क्या कहलाता है? प्रदीप्ति कहलाता है। ये आपको याद रखना। तैयारी, उद्भव, सत्यापन, ये जो क्रम से भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रदीप्ति क्या होती है? जिसमें सूझ अचानक से प्रकट होती है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट में जवाब देना है। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? किसका? सूझ का। फिर है पावलाव के अनुबंधन के प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? भोजन से पूर्व जो ध्वनि, जो घंटी की आवाज आती है, उसको क्या कहते हैं? तो ये नया क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना। अगर नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो लिख लेना, विलंबित उद्दीपक। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक नहीं कहते हैं। पावलाव के अनुबंधन के प्रयोग में भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि को कहते हैं विलंबित उद्दीपक। ठीक है, विलंबित जो है विलंबित उद्दीपक कहते हैं, ना कि अनुबंधित उद्दीपक। ज्यादातर जो स्टूडेंट अगर मान लो पहले जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसको चौथा सही करके आएंगे, जबकि उत्तर इसका तीसरा है। ये याद रखना डायरेक्ट, भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि को विलंबित उद्दीपक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78 क्या बोल रहा है कि अधिगम सोपानकी का सर्वोच्च स्तर क्या है? अधिगम सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने। किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने। और इसका जो सर्वोच्च स्तर है वो क्या है? समस्या समाधान अधिगम। कौन सा? समस्या समाधान। और सबसे निचला स्तर कौन सा है? सबसे निचला स्तर है सांकेतिक अधिगम। और सबसे ऊपर जो सर्वोच्च स्तर है वह समस्या समाधान स्तर। सोपानिकी सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने। किसने? रॉबर्ट गेने ने। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको लगे कि नया है उसको जो है हाथों हाथ आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन 79 बोल रहा है कि जो है इधर स्किनर वगैरह जो भी दिए हैं, मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए, और इस तरफ जो किस पर प्रयोग किया था वो दिया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि जो है स्किनर ने जो प्रयोग किया था, देखो स्किनर ने चूहे पर भी प्रयोग किया था, लेकिन इसके साथ ही स्किनर ने कबूतर पे भी दाना डाला था ना। कबूतर को वो बार बार जो है कबूतर जो है पिंजरे में बंद कर देता है, बाहर दाना डाल लेता है, और अचानक कबूतर का जो है उस जो है पिंजरे के जो गेट का जो बटन होता है उस पर जैसे ही जो है पैर पड़ता है तो वो खुल जाता है। तो वो बार बार करने से सीख जाता है। तो कबूतर पर भी किया था और चूहे पर भी किया था। तो स्किनर क्या हो गया? कबूतर। ठीक है, स्किनर क्या हो गया? कबूतर। कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया था। कोहलर, सूझ का सिद्धांत अभी मैंने ऊपर बताया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो इसने क्या किया था? सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर। थार्नडाइक की तो आपको पता है क्या है? बिल्ली। और पावलाव का कुत्ता। ये चीजें तो बहुत फेमस है, थार्नडाइक की बिल्ली और पावलाव का कुत्ता। तो ये हो गए इसके सुमेलित। ठीक है, स्किनर का तो हो गया कबूतर, चूहे पर भी किया था लेकिन कबूतर। कोहलर का सुल्तान नामक चिंपैंजी और थार्नडाइक की बिल्ली, पावलाव का कुत्ता। लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर अगले जो 20 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे। वो ये गेने के अनुसार अधिगम प्रकारों में सही पदानुक्रमित क्रम है। अभी मैंने बताया सोपानिकी सिद्धांत का अनुक्रम क्या है? सबसे पहले तो आता है संकेत, सबसे नीचे आता है संकेत अधिगम। ठीक है, अधिगम मैं छोटे शॉर्ट में लिख देता हूं। फिर आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, 2 नंबर। 3 नंबर आता है सरल श्रृंखला अधिगम। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, 4 नंबर पर आता है आपका शाब्दिक साहचर्य। क्या आता है? शाब्दिक साहचर्य। ठीक है, 4 पर हो गया। 5 पर आता है विभेदन अधिगम। 1 पर आता है संकेत, दूसरे पर उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरे पर सरल श्रृंखला, चौथे पर शाब्दिक साहचर्य, 5वें पर विभेदन, 6ठे पर आता है संपर्त्य अधिगम, 7वें पर आता है सिद्धांत अधिगम, और 8वें पर आता है समस्या समाधान। क्या आता है? समस्या समाधान। तो अब देखो इसमें देखो सबसे पहले क्या आता है? उद्दीपक अनुक्रिया आ रहा है। ठीक है, संकेत किसी में नहीं है तो छोड़ो। फिर आया उद्दीपक अनुक्रिया, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले से ही पता चल गया। संकल्पना, समस्या समाधान सबसे लास्ट में होता है। संकल्पना अधिगम जो है इसके बाद में होता है। तो फिर आता है बहुविभेद। देखो
उद्दीपक के बाद में श्रृंखला देखो किसी में नहीं है तो बहुविभेद ही आएगा, ये रहा बहुविभेद। ठीक है, उसके बाद में आता है संकल्पना। संप्रत्यय को ही संकल्पना कहते हैं। संप्रत्यय एक सिद्धांत, संप्रत्यय सिद्धांत टाइप से होता है, वैसे ही जो होता है जो है संकल्पना को कहते हैं। तो ये तीन तो इसी कारण तो कैंसिल हो गए। संकल्पना तो बीच से स्टार्ट हो रहा है, उद्दीपक अनुक्रिया तो पहले ही आ रहा है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गए सारे ऑप्शन। तो फिर एक ही बचा, फिर संकल्पना और लास्ट में समस्या समाधान। तो उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। तो ये थी आज के 20 क्वेश्चन की क्लास। अगले 20 क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, पहले वाली क्लासें नहीं देखे तो भी आप जो एक बार जरूर जाकर देखें, और फर्स्ट ग्रेड की क्लासें जो है पेपर 1 की स्टार्ट कर दी गई है वो भी जाकर जरूर देखें। धन्यवाद।